ये सब प्लांट डिजीज़ तो पढ़ लिया, प्लांट डिजीज़ के कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो प्लांट डिजीज़ में अलग-अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है? तो हम इसका 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक तो इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट होता है, वो तो सब लोग जानता है, जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होता है, वो उसी तरीके से क्या है, आपको इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट भी है, कि आपको फिजिकल मेथड भी यूज़ करना है, केमिकल भी यूज़ करना है, ठीक है, बायोलॉजिकल भी यूज़ करना है, लीगल मेथड्स भी यूज़ करने हैं, ठीक है, कि कल्चरल मेथड्स भी इस्तेमाल करने हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता है, ठीक। तो पहले तो हम बात करते हैं कि जब डिजीज़ कंट्रोल की बात करते हैं, तो इसमें हमारे 6 प्रिंसिपल्स काम करते हैं, ठीक है? उसमें पहले जो 5 होते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप क्या है, पहले अगर प्रिवेंशन कर लो तो ठीक है, नहीं तो बाद में आपको अगर बीमारी हो जाती है तो फिर तो थेरेपी की बात आती है। तो जो सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं इसमें, तो इसमें हमारा जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है अवॉइडेंस, दूसरा है एक्सक्लूजन, तीसरा इरेडिकेशन, केशन, चौथा है प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव, लास्ट है रेजिस्टेंस, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन होस्ट, और लास्ट होता है हमारा थेरेपी। तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से ऊपर 5 जो है अभी डिजीज इन्फेक्ट नहीं हुआ उससे पहले की बात है, यानी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये हमारे। और लास्ट वाला जो है ये मेरा क्यूरेटिव मेजर्स है, कि डिजीज लगने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है। तो क्या है कि अगर डिजीज में अगर कंट्रोल करने की बात करें तो या तो आप पौधा ही ऐसा ले आओ जो कि इम्यूनिटी जिसकी अच्छी हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन का मतलब कि एक जैसे अभी कोविड बीमारी आई थी तो उसमें जिसकी इम्यून सिस्टम अच्छी है, जिसकी जेनेटिक रेजिस्टेंस कैपेसिटी अच्छी होती है, वो क्या है, जल्दी बीमार नहीं होते हैं, तो वो चाहे हमारे कोई भी पैथोजन है उसके अटैक से बच जाते हैं। लेकिन जो सेंसिटिव है या ससेप्टेबल होता है वो जल्दी या उस बीमारी के चपेट में आ जाता है और मर जाता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि पहली चीज तो यही हम लोग खोजते हैं कि रेजिस्टेंस, यानी कि किसी भी होस्ट के अंदर, ठीक है, यानी जो हमारा होस्ट है उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए, और वो किसी भी तरीके से आ सकता है, चाहे आप केमिकल के यूज से आप रेजिस्टेंस क्रिएट करो, चाहे आप जेनेटिकली कीजिए, उसमें ब्रीडिंग में आप पढ़े होंगे कि डिजीज रेजिस्टेंस या बहुत सारी चीजें जो है हम इस तरीके से करते हैं। तो अवॉइडेंस की बात करते हैं, तो अवॉइडेंस में सबसे पहली चीज तो आती है कि आपका एरिया क्या है, ठीक है, छोटा छोटा तो वन बाई वन देखते हैं इसको। अवॉइडेंस का मतलब क्या है, किसी चीज को अवॉइड करना है। तो अगर आपको मान के चलो कि कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, और किसी को आपको अवॉइड करना है, तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप लोकेशन पता करोगे कि भाई वहां पे ऐसे एरिया में रहो जहां वो आ ही ना सके, ठीक है। तो पहली वो चीज होती है इसमें अवॉइडेंस में कि सिलेक्शन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, कि ऐसे जियोग्राफिकल एरिया के आप सिलेक्शन कीजिए जहां पे पैथोजन हो ना, ठीक। दूसरा चीज क्या हो सकता है, एरिया सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एरिया में आपने, हो सकता है ऐसा एरिया ना मिल पाए, कम से कम फील्ड आप सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे वो चीज ना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है कि टाइम ऑफ सोइंग, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम ऑफ सोइंग ही होती है, बाकी क्योंकि वायरस है चाहे पैथोजन है, ऐसा कोई एरिया नहीं होता, ऐसा कोई फील्ड नहीं है आज के डेट में एग्रीकल्चर में जहाँ पे कोई डिजीज ना हो या जहाँ पे पेस्ट ना हो।
तो एक चीज होती है कि टाइम ऑफ सोइंग की बात होती है। क्या होता है कि हर डिजीज को जब हम लोग बात करते हैं तो डिजीज ट्रायंगल पढ़ते हैं तो क्या है, इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है डिजीज कॉज करने में। तो उसी तरीके से अगर हम टाइम ऑफ सोइंग को इस तरीके से एडजस्ट कर दें ताकि जो पैथोजन को डेवलप होने के लिए जो फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है वो ना मिले, तो उस समय या अर्ली सोइंग या लेट सोइंग चाहे इस तरीके से कर लें कि ताकि दोनों कोलाइड ना करें एक जगह। यानी एक जगह पे कोलैप्स मतलब साइमल्टेनियसली पैथोजन का सीवियर अटैक और प्लांट का ग्रैंड ग्रोथ स्टेज मतलब दोनों एक साथ ना हो। तो इसमें अवॉइडेंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है टाइम ऑफ सोइंग को आप एडजस्ट करना है। क्योंकि डिजीज में तो नहीं समझ आता, इंसेक्ट में हम जैसे बताते हैं एक लार्वल पीपल एडल्ट की बात करते हैं। तो क्या किसी इंसेक्ट का क्या है कि लार्वल क्या है कि इन्फेक्ट करता है, किसी का एडल्ट करता है। ठीक है। तो क्या प्यूपल स्टेज इनएक्टिव स्टेज होती है, तो हम क्या करेंगे जब हमारा और कोई पेस्ट है जैसे मिल्की स्टेज पे कर रहा है, कोई सीडलिंग स्टेज पे कर रहा है, तो इस तरीके से आपको टाइम सोइंग करना है कि ताकि जो उसका इनएक्टिव स्टेज हो और आपके प्लांट का जो सस्टेनेबल स्टेज हो लाइफ साइकिल का, वो दोनों एक साथ मिले ना। ठीक, तो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जैसे हमने बताई ना, रेजिस्टेंस वेराइटी, रेजिस्टेंस इन होस्ट, ये सारी चीजें इसमें ऑलमोस्ट जो पहली 5 पॉइंट है उसमें बहुत सारी चीजें रिपीटेड होंगी। ठीक है। तो आपका होस्ट ऐसी वेराइटी लीजिए जिसमें वो डिजीज ना हो, तो रेजिस्टेंट वेराइटी आप लीजिए। ठीक है, ताकि वो आपके फील्ड में ना आए। ठीक। इसके बाद सीड सिलेक्शन। ठीक है, कुछ सीड बॉर्न डिजीजेज होती है ना, तो सीड हमको इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि सीड बॉर्न डिजीज ना हो। ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, और भी बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जैसे कि आप कर रहे हो। ठीक, इरिगेशन है, चाहे फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, कभी कभी क्या होता है आप एक्सेसिव फर्टिलाइजर डाल देते हो, उससे भी क्या है कि आपका जो ज्यादातर यूरिया की बात करें तो वेजिटेटिव ग्रोथ काफी तेजी से हो जाता है और प्लांट सेकुलेंट हो जाता है। जब प्लांट सेकुलेंट होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा डिजीज और पेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस वजह से हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो मेन इसमें अवॉइडेंस में मुझे जो लगता है, ठीक है, टाइम टाइम ऑफ सोइंग को एडजस्ट कर लें, अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को एडजस्ट कर दें ताकि कोई भी आने के चांसेस न बने। ठीक। अब दूसरी चीज क्या, दूसरा एक्सक्लूजन का मतलब है। एक्सक्लूजन की मतलब है कि इनोकुलम, इनोकुलम में जो पैथोजन का वो पार्ट जो कि आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, जैसे स्पोर्स होता है। तो इन एक्सक्लूजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है आपकी सीड ट्रीटमेंट। आप जैसे सीड ट्रीटमेंट कर दो। अवॉइडेंस में तो आपने सॉइल से जितनी भी चीजें हो सकती थी, यानी सॉइल से बॉर्न अगर कोई डिजीजेज है या इन्वायरमेंट से कोई डिजीज है, तो वो चीज आपने अवॉइडेंस में दूर कर दी। एक्सक्लूजन में क्या करना है कि आपको बेसिकली जो है सीड ट्रीटमेंट करनी है। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट अगर आप सही से कर देते हो, ठीक है, तो इससे आपके बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं। ठीक है, तो सीड है, ट्यूबर है, चाहे ग्राफ्ट है, कोई सी भी चीज का आपको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, इसमें क्या ट्रीटमेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इसमें जैसे पूछता है कि आप हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर लीजिए, ठीक है, या सोलर ट्रीटमेंट कर लीजिए या एयर ट्रीटमेंट कर लीजिए। तो सीड ट्रीटमेंट 3 तरीके से किया जाता है। एक तो ये फिजिकल मेथड है सीड ट्रीटमेंट का। ठीक है, इसमें साइंटिस्ट के नाम ही पूछता है, साइंटिस्ट के नेम याद रखना होता है कभी कभी, जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट। दूसरा है सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट। और तीसरा है हॉट एयर ट्रीटमेंट। तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये इन्होंने, ये किसने दिया है, जेनसन ने दिया है। ठीक। हाँ, सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट की बात करें तो ये लुथरा ने दिया।
और हॉट एयर ट्रीटमेंट जो साइंटिस्ट ने दिया है, कुनकल ने दिया है। तो जो ज्यादातर जो हमारी इन्फेक्शन जैसे कि आलू वालू, ज्यादातर हम लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि लूज स्मॉट डिजीजेज होती है आपकी, जैसे कि वीट है, बार्ली है, ओट है, ठीक है, या आपके लेट ब्लाइट पोटैटो है, ठीक है। इन सब डिजीजों में हम लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, जिससे एक तरीके से फंगस को भी ये रिमूव करता है। दूसरी चीज क्या है कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट से नेमाटोड इन्फेक्शन भी कम होती है। तो एक बार ये देख लेना इसमें क्या क्या डिजीजेज, मैक्सिमम जो डिजीजेज होती हैं, जो लूज स्मॉट डिजीजेज होती हैं, वो सारी इससे कंट्रोल होती हैं, ठीक है। लूज स्मॉट, और लूज स्मॉट सबसे ज्यादा किस में होता है, वीट में होता है हमारा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सन ड्राइंग से। एज सच मेजर ज्यादा यूज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हमको देखा जाए तो सोलर ट्रीटमेंट करें या वाटर ट्रीटमेंट करें, ये दोनों ट्रीटमेंट जो है हमारे लूज स्पॉट डिजीजेस के लिए ही बेटर माना जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो बस एक ही याद रखना कि जेंसन याद रखना हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया था, लू, लूथरा ने हमारा सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट दिया था, और कुनकल ने हॉट एयर ट्रीटमेंट दिया था। बेसिकली ये फिजिकल मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट है, जो कि एक एक तरीके से हम जो हमारा इनोकुलम है, जो सीड के अंदर हो या बाहर हो, जैसे लूज स्मॉट ऑफ वीट की बात करें तो वो इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक। तो ये हमारा फिजिकल मेथड हुआ सीड ट्रीटमेंट का, ठीक। अब दूसरा क्या हो सकता है, एक केमिकल मेथड भी हो सकता है, जैसे एक्सक्लूजन में ही थोड़ा यहाँ पे और इजी कर देते हैं। एक्सक्लूजन में हमने सीड ट्रीटमेंट पढ़ा, सीड ट्रीटमेंट में फिजिकल पढ़ लिया। फिजिकल में हम ज्यादा मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। उसके बाद केमिकल में आ जाते हैं। तो हर बीमारी में हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारी केमिकल्स यूज करते हैं हम लोग सीड ट्रीटमेंट के लिए, कुछ सॉइल ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो है हमारा जो सीड नाम हम लोग सुनते हैं, कैप्टन है, थीरम है, बेवेस्टिन है, ये सब चीजों का नाम हम लोग सुनते रहते हैं। तो इसमें क्या है, सीड ट्रीटमेंट जब हम करते हैं केमिकली, तो इसमें हमारा तीन पार्ट, हम लोग तीन टाइप ऑफ सीड ट्रीटमेंट डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा सीड डिस इंफेक्शन, दूसरा होता है हमारा सीड डिसइंफेस्टेशन, और तीसरा है सीड प्रोटेक्शन। ये हमारे होते हैं। तो इसमें बात करते हैं सीड डिसइंफेक्शन। इन्फेक्शन वर्ड का मतलब होता है कि सीड के अंदर की जो बीमारी है, ठीक है, उसको ये कंट्रोल करता है, मीन्स इंटरनल। और सीड डिसइंफेस्टेशन का मतलब ये एक्सटर्नल, यानी सीड सरफेस पे अगर कोई इनोकुलम है या कोई पैथोजन है, तो उसको रिमूव करता है, यानी सीड डिसइंफेस्टेशन हम एक्सटर्नल करते हैं। यानी ये जो केमिकल्स होते हैं, ये सीड के सरफेस से जो हमारा फंगस है, बैक्टीरिया है, या कोई भी पैथोजन है, उसको किल करता है। जबकि सीड इन्फेस्टेशन में जो हम केमिकल यूज करते हैं, वो हमारे इंटरनल, मतलब एम्ब्रियो के अंदर या जो सीड कोट के अंदर जो भी जहां पे भी पैथोजन है, उसको किल करता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो हम यूज करते हैं सीड डिसइंफेस्टेशन में, जैसे कि हमारा क्या है, कार्बोक्सिन ग्रुप है, ऑक्सीकार्बोक्सिन ग्रुप है, बेविस्टीन है, ठीक है। ये सारी चीज हमारे क्या डिसइंफेस्टेशन के तौर पे यूज होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकार्बोक्सिन, इसको हम प्लांटावैक्स भी कहते हैं, ठीक। कार्बोक्सिन, ये हमारा वीटावैक्स होता है, ठीक। इसके बाद हमारा होता है बेविस्टीन,
अभी पढ़ेंगे फंगिसाइड के क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे बेविस्टिन। ठीक है, तो ये हमारे ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं। बात करें डिसइंफेस्टेशन, जो एक्सटर्नली हमको हमारे सीड बॉर्न डिजीज को कॉज मतलब कंट्रोल करता है, उसमें जनरली हमारे कॉपर कंटेनिंग फंगिसाइड्स होते हैं। ठीक है, तो कॉपर कंटेनिंग जैसे कॉपर सल्फेट है हमारा, कॉपर कार्बोनेट है, यानी ये सीड सरफेस के ऊपर की बीमारियों को कंट्रोल करता है। और सीड प्रोटेक्टेंट का मतलब होता है कि सीड को प्रोटेक्टेंट हमारा सॉयल बॉर्न डिजीज को कंट्रोल करता है। ठीक, सीड प्रोटेक्टेंट जो होते हैं ये जनरली हमारे सॉयल में जो पैथोजन होते हैं उसके अगेंस्ट हम कंट्रोल करते हैं। इसमें जो हमारा आता है, हम लोग पढ़ते हैं, थीरम पढ़ते हैं, कैप्टन पढ़ते हैं, एग्रोसेन पढ़ते हैं। थीरम है, कैप्टन है, एग्रोसेन, जीएन करके हम लोग इसको लिखते हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो जिससे हम सीड ट्रीटमेंट करके हम अपने इनोकुलम को बचा सकते हैं। ठीक, इसके बाद बहुत सारी चीजें और एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन किससे से कर सकते हैं। ठीक, आप क्या है कि वेक्टर को एक्सक्लूड कर सकते हो। ठीक है, वेक्टर जैसे कि आप कोशिश कर रहे हो कि जो वायरल डिजीज है जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप वेक्टर को वहां से हटा दीजिए या कर दीजिए। तो इसी के बाद जो अगला प्रिंसिपल हमारा आता है वो होता है इरेडिकेशन। अवॉइडेंस में हमने फील्ड से चीजों को अवॉइड किया, सारी चीजें कल्चरल प्रैक्टिस अच्छी की। एक्सक्लूजन में हम लोग ने बेसिकली सीड ट्रीटमेंट किया, सॉइल ट्रीटमेंट किया, और बाकी जो वेराइटी रेजिस्टेंस था, सारी चीजें जो थी मॉनिटरी चेक वो सब में आती है। ठीक है, कि आपका कोई भी प्लांट का पार्ट इन्फेक्टेड ना हो, सॉइल इन्फेक्टेड ना हो। ठीक है, सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आप यूज कीजिए, लेकिन बेसिकली उसमें सीड और सॉइल ट्रीटमेंट था। इसके बाद आपका जो थर्ड प्रिंसिपल कहता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन क्या होता है? आपको किसको इरेडिकेट करना है? पैथोजन को। पैथोजन क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके डिजीज मतलब आपके प्लांट में यानी आपके होस्ट में डिजीज कॉज करे, उसको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक, तो इस पैथोजन को आपको कंट्रोल करना है। अब इसको किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो? ठीक, एक तो आप बायोलॉजिकली कंट्रोल कर लीजिए। ठीक, दूसरा आप क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन। क्योंकि कुछ क्या होता है कि जनरली आपके कुछ पैथोजन जो होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, कि आप जैसे एक क्रॉप में बार बार लिए जा रहे रिपीटेटिव रिपीटेटिव, ज्यादातर जैसे शुगर केन की बात करें, शुगर केन क्या है, आपने बार बार वही ग्रो कर रहे हैं, तो शुगर केन का रस्ट जो रेड रॉट है, ठीक है, फंगस डिजीज वो उस वहां पे है, प्रेजेंट है सॉइल में, वो बार बार आपके शुगर केन को इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्रॉप रोटेशन करने से भी एक जो होती है फंगल साइकिल जो होती है या पैथोजन साइकिल जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। तो इरेडिकेशन के लिए क्रॉप रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि आप जो है वीड कंट्रोल कीजिए, यानी कि जो इन्फेक्टेड, जैसे हमने बताया था ना कि रस्ट ऑफ वीट, वीट के रस्ट में बारबेरी क्या है, एक तरीके से अल्टरनेट होस्ट का काम करता है। तो आपको पता है कि अगर वहां पे खेत में हमारे बारबेरी है या कुछ भी है, ठीक है, तो उसको जो भी मेरा अल्टरनेट होस्ट हो सकता है, कोलैटरल होस्ट हो सकता है, उसको हटा दें, फील्ड में सैनिटाइजेशन कर दें। तो वीड कंट्रोल एक इम्पोर्टेंट इसमें मेथड आएगा, वीड कंट्रोल, और उसमें भी अल्टरनेट और कोलेट्रल होस्ट के लिए स्पेशली। ठीक, इसके बाद आप केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे कि सॉइल में आप केमिकल यूज कर रहे हैं, सॉइल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ड्रेंचिंग कर रहे हैं किसी चीजों से, वो सारी चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो आप सॉइल में केमिकल कंट्रोल कीजिए जिससे सॉइल ट्रीटमेंट कर रहे हैं।
अभी तक हम लोगों ने सीड का ट्रीटमेंट किया था जो कि सॉइल बॉर्न डिजीजेस से बचा रही थी। अब ने हमने इरेडिकेशन के लिए पूरा बायोलॉजिकल कंट्रोल किया, क्रॉप रोटेशन किया, वीड को भी हटा दिया वहां से, ठीक है। और जो भी फ्रूटिंग जहाँ पे भी आपका होस्ट सरवाइव कर सकता है सारे चांसेस को हटा दिए, ठीक है। सॉइल में ड्रेंचिंग कर दी, ठीक है। और फ्यूमिगेशन कर दिया, बहुत सारी चीजें करके आपने इरेडिकेट पैथोजन को कर दिया। अब प्रोटेक्टिव मेजर्स में आपने पूरा कर लिया, फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके मन में थोड़ा सी डाउट होती है कि पैथोजन गया है कि नहीं गया, तो आपने प्रोटेक्टिव मेजर्स में सारी चीजें आपने फिर से वही कर लेते हैं कि आप बाकी प्रोटेक्टिव जो मेथड है या रेजिस्टेंस मेथड है वो ऑलमोस्ट आपको सुनने में एक ही जैसा है, थ्योरी के लिए लिखने के लिए अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनता। जैसे प्रोटेक्टिव मेजर की बात करें, प्रोटेक्टिव मेजर्स में जैसे केमिकल ट्रीटमेंट आपने क्या कर ही दिया, ठीक है। वेक्टर्स को कंट्रोल कर लिया, आपने इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन कर दिया, ठीक है। इन्वायरमेंट मॉडिफिकेशन मीन्स आपने प्लाविंग अच्छे से की, इरिगेशन करेक्ट अमाउंट में किया, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन सही से किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। और एक आपका होस्ट रेजिस्टेंस, होस्ट रेजिस्टेंस ये जेनेटिक फैक्टर है, तो ये आप कर सकते हो जैसे कि थ्रू हाइब्रिडाइजेशन आप कर सकते हो, या तो कुछ क्या होते हैं सिस्टमिक फंगिसाइड्स होते हैं या कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो कि आप स्प्रे से डाल के आप होस्ट के अंदर रेजिस्टेंस डाल सकते हो। तो एक तो क्या था जेनेटिक, जेनेटिक रेजिस्टेंस किस तरीके से आएगा, हाइब्रिडाइजेशन से। और केमिकल रेजिस्टेंस के लिए आप यूज करोगे सिस्टमिक फंगिसाइड और एंटीबायोटिक। तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल थे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, ठीक। इसके बाद हमने बताया ना ये प्रिवेंट 5 प्रिवेंटिव मेजर्स थे। लास्ट जो है थेरेपी, थेरेपी जैसे कैंसर में होती है तो क्या होता है, कैंसर होने के बाद थेरेपी होती है, मीन्स आप क्यूरेटिव मेजर्स में आते हैं। तो ये क्यूमोथेरेपी भी होती है, हीट थेरेपी भी होती है, कुल मिला के आपके फील्ड में अब डिजीज आ गई है, आपको उसको चेक करना है, चाहे आप उसमें कोई भी अब हालांकि जब डिजीज आ जाती है तब फिर कोई भी बहुत इफेक्टिव मेथड नहीं होता, ना कल्चर होता है ना लीगल, सब चीजें खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ही मेथड जो सबसे इफेक्टिव होता है वो है केमिकल मेथड ही, ठीक है। कि सबसे इफेक्टिव थेरेपी में होता है केमिकल, क्योंकि अगर आपने हल्का भी डिले किया तो वो आपके पूरे इल्ड को नुकसान कर देती है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें थी जो कि डिजीज प्रिंसिपल के बारे में थी। अब बात कर रहे हैं जैसे केमिकल वर्ड हमने यूज किया, तो पहला चीज तो यही है कि जो फंगी केमिकल को क्या कहते हैं, तो फंगस को जो किल करता है उसको हम कहते हैं फंगी साइड। तो लास्ट में जहां भी साइड आता है, ठीक है, जैसे फंगस को किल करने के लिए साइड मतलब होता है टू किल, जैसे कि रोडेंटिसाइड तो रैट के लिए है, पेस्टिसाइड पेस्ट के लिए है, ठीक है, एक्रेनिडिसाइड माइट्स के लिए है, ठीक है। तो जहां भी लास्ट में हर्बिसाइड हर्ब के लिए, तो जहां भी लास्ट में साइड आता है वो समझ लो कि उसका मतलब होता है टू किल। अब फंगस के लिए फंगिसाइड, ठीक है। माइट्स के लिए माइटिस एक्रेनिडिसाइड या माइटिसाइड्स के नाम से हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। हर्ब के लिए हर्बिसाइड, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड, ठीक है, वीडीसाइड, जो भी है लास्ट में अगर साइड है तो मतलब वो एक हाँ। हाँ नहीं, थेरेपी वो पॉइंट खत्म हो गया, मतलब मैंने ये कहा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि जब थेरेपी कब करते हैं, जब कि हमारा पैथोजन यानी कि होस्ट को इन्फेक्ट कर दिया, मीन्स अब डिजीज आ गई है। तो अब जब खेत में डिजीज आ जाती है तो आपके पास बचने के लिए बस सबसे बेस्ट तरीका होता है केमिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड से बेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। आप अब उसके बाद अगर आपके ब्लास्ट डिजीज राइस में आई गई है तो आप उसके बाद प्लाविंग कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे रेजिस्टेंट वेराइटी लाइए, उससे मतलब नहीं है। अभी आपके खेत में आ गया, आपको एट वंस उसको अभी कंट्रोल करना है, नहीं तो 15 से 20 दिन के अंदर वो पूरी फसल खत्म कर देते हैं।
तो इसलिए थेरेपी में सबसे अच्छी जो मानी जाती है कीमोथेरेपी, यानी कि केमिकल के प्रयोग से आप उस डिजीज को कंट्रोल करें। तो उसी का क्रम में जो जिस केमिकल का हम लोग यूज करते हैं, जैसे फंगिसाइड है, ठीक है। तो हम लोग जैसे पैथोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जनरली सबसे ज्यादा जो फंगिसाइड यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, इस केस में डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये फंगिसाइड इसी का पार्ट ही है, लेकिन अब हम लोग जो अपना टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, फंगिसाइड के क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, कि फंगिसाइड ये क्या है, केमिकल है जो कि फंगस को किल करता है, ठीक। बाजार में अलग अलग नामों से आता है, जो बाजार में मार्केट नेम आता है उसको कहीं ट्रेड नेम कहते हैं, ठीक है। फंगिसाइड में जो ट्रेड नेम कभी कभी ऑप्शन में पूछता है कि ट्रेड नेम क्या है, तो ट्रेड मीन्स होता है ये मार्केट में किस नाम से आता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से आते हैं। तो ये एक दो बुक में एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको देख लेना, ठीक है। बाकी जो हमको यूज करना है या हमको जानना है, हमें जानना है टेक्निकल, उसका केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। हमें जाननी है केमिकल कंपोजिशन, ये केमिकल कंपोजिशन का कंपाउंड है जो कि इस डिजीज के लिए इफेक्टिव है। इतने अगर हम जान जाएंगे तो मार्केट में अगर वो टेक्निकल अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से आते हैं तो इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। तो बात करते हैं टाइप ऑफ फंगिसाइड की, बात करते हैं। तो फंगिसाइड हमारी टोटल 6 तरीके के में क्लासिफाई करते हैं हम इसको। जैसे कि हमारा पहला हो जाएगा सल्फर फंगिसाइड, कॉपर, कॉपर फंगिसाइड मीन्स कॉपर कंटेनिंग फंगिसाइड, सल्फर कंटेनिंग फंगिसाइड, थायोकार्बामेट, अदर्स ऑर्गेनिक फंगिसाइड, एंटीबायोटिक, सिस्टमिक फंगिसाइड, और लास्ट है ऑर्गेनो मर्क्यूरियल फंगिसाइड। इतने अलग ये ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वन बाय वन छोटा छोटा नोट्स बनाते चलते हैं, ठीक है, कि कौन सी कंपाउंड में क्या क्या आता है, ठीक है, कौन सा मेजर उसमें है, ठीक है, और जनरली कौन सी डिजीज कॉज करता है, ठीक है। ये छोटा छोटा जानते हुए चलते हैं। जैसे सल्फर कंटेनिंग फंगिसाइड है। हाँ, हाँ, तो वो उससे होता है, उससे एक्सट्रैक्ट करके तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे पेनिसिलियम बात करते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। तो उससे भी क्या है, बहुत सारी चीजें जो हैं आपका क्या है, आप एक्सट्रैक्ट करते हो, आप निकाल के आप यूज करते हो, ठीक है। अभी हम एग्जांपल दिखाएंगे, आपको बताएंगे भी, ठीक है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स है जिसको हम लोग ने एक्सट्रैक्ट किया है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जो कि कुछ क्लास या कुछ ग्रुप ऑफ फंगस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी चलते हैं, आगे चलेंगे तो बताएंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फर कंटेनिंग फंगिसाइड। सल्फर फंगिसाइड में हमारा दो ही चीज आती है, एक तो हमारा आता है एलिमेंटल सल्फर, जो कि एलिमेंटल सल्फर जनरली हम लोग यूज करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के लिए,
पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, उसमें आप एलिमेंटल सल्फर यूज करते हो। अगला क्या है, लाइम सल्फर, यानी जहां भी सल्फर है वो आपके पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इफेक्टिव माना जाता है। ठीक, उसके बाद कॉपर फंगिसाइड की बात करें, कॉपर फंगिसाइड की बात करें तो इसमें हमारा क्या है, पहला तो है कॉपर सल्फेट। उसके बाद क्या है, बोर्डियक्स मिक्सचर। इसके बाद हमारा है बरगंडी मिक्सचर। इसके बाद चेस्टनट कंपाउंड। चौबतिया पेस्ट। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, इतने कॉपर कंटेनिंग फंगिसाइड हमारे पास हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सबसे पहला जो फंगिसाइड है जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा था, कॉपर सल्फेट क्या एक सीड डिसइंफेस्टेशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। और इसको सबसे पहले डिस्कवर किया किसने किया था, प्रिवोश ने किया था। ठीक है, और किस डिजीज के लिए किया था, बर्ड, जो बर्ड डिजीज होती है उसके लिए कॉपर सल्फेट सबसे पहले प्रिवोश ने यूज किया था। बॉडी एक्स मिक्सचर के बारे में बात करें तो साइंटिस्ट का नाम है पीएम मिलार्डेट। ठीक, इसमें हम लोग ने पहले ही बात कर ली है कि तीन चीजें होती है, कॉपर सल्फेट, इसमें होती है हमारी लाइम, इसमें होती है हमारी पानी। 5 5 और 50 पाउंड के रेशियो में ये होता है। और ये इसको सबसे पहले इस्तेमाल किसके लिए किया गया था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप। तो जहां भी हमारा ग्रेप्स डाउनी मिल्ड्यू आए वहां पे अगर नहीं कुछ समझ में आए तो पॉडिक मिक्सर यूज कर सकते हैं। ठीक, बरगंडी मिक्सचर बात करते हैं, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम मेसोन है। ऑलमोस्ट सब चीजें सेम रहेगी, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे हो जाएगा, प्लस वाटर। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट और पानी है। ये चीज ये हमारी बरगंडी मिक्सचर्स में है। ठीक, 5 6 50 रेशियो में ये हमारा होता है। 5 6 50 रेशियो याद हो चाहे ना हो, ये तो बहुत जरूरी नहीं है, इसका लेकिन जरूरी है। ठीक है, उसके बाद चेस्टनट कंपाउंड की बात करें तो चेस्टनट कंपाउंड जो है हमारा कॉपर और अमोनिया से मिलकर बनता है, इसको कुप्रा अमोनियम कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, इसमें बस ये याद रखना कॉपर होता है और दूसरी चीज क्या है, अमोनियम आयन होती है। ठीक है, NH4+। इसी से ये क्या करता है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज जितनी होती है। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज क्या है, एक सॉइल बॉर्न डिजीज है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं, उसमें चेस्टनट कंपाउंड जिसमें कॉपर और अमोनियम आयन होते हैं। ठीक है, जिसको कुप्रा अमोनियम फंगिसाइड भी कहते हैं, इस ये कंट्रोल करता है। उसके बाद बात करें चौबतिया प्रिंसेस की बात करते हैं तो ये जो है इसमें कॉपर कार्बोनेट है हमारा, बोनेट के साथ लेड है। ठीक, लेड है, और लेड के साथ लिंसीड ऑयल है, ये इसका कंपोजिशन है।
तो कभी कभी हो सकता है पूछ भी ले। तो ये जो पेस्ट का है, ये हम लोग ने एप्पल और पियर डिजीज के लिए हम लोग ने इस्तेमाल ये करते हैं। जैसे एप्पल उप्पल के स्टेम पे क्या ब्लैक डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ब्लैक स्टेम या ब्राउन स्टेम जो होता है, ये जनरली हम एप्पल के लिए, एप्पल पियर में यूज करते हैं चौबतिया पेस्ट, एप्पल और पियर के लिए, और उसमें भी ब्लैक स्टेम जो डिजीज है उसके लिए। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसका मल्टीपल यूज है, ठीक है, केले में भी करते हैं और भी जगह पे इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें रही कॉपर कंटेनिंग फंगिसाइड के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी ग्रुप है, थायोकार्बामेट ग्रुप। बनाना में करते हैं, बहुत जगह यूज होता है ये, बहुत ही पॉपुलर मतलब फंगिसाइड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, मल्टीपल यूज है इसका, ठीक। इसके बाद बात करते हैं थायोकार्बामेट। थायो मीन्स सल्फर, इसके स्ट्रक्चर में सल्फर होगा। कार्बामेट मीन्स ये यूरिया वाला जो ग्रुप हम लोगों ने पढ़ा था ना, यूरिया का जो फर्स्ट होता है कंपाउंड, वो कार्बामेट। तो ये कभी कभी पूछ देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंगिसाइड बिलोंग टू यूरिया ग्रुप, तो थायोकार्बामेट ग्रुप का जो भी कोई एग्जाम्पल होगा उसको आप टिक कर देना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें क्या क्या आते हैं, पहले तो हमारा डिवाइड करते हैं। थायोयूरॉन फंगिसाइड, ठीक, थायोयूरॉन फंगिसाइड। दूसरा ग्रुप है मेटल डायोथायोकार्बोनेट, और है एथिलीन। अगर ये सब हेडिंग भी नहीं याद है तो एटलीस्ट जो इसके अंदर मैं फंगिसाइड का नाम रखूंगा वो याद भी रहेगा, तो काम चल जाएगा हमारा। बिस डायोथायोकार्बोनेट। तो थाईयूरान की में बात करें तो सबसे पॉपुलर इसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो आपका जो थीरम, जो हम लोग अभी थीरम पढ़ रहे थे ना, जिसको सॉइल प्रोटेक्टेंट के रूप में यूज किए थे, थीरम, ये सबसे पॉपुलर तो यही है। तो ये एक तरीके का हमारा क्या है, ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, ठीक है। थायोकार्बोमेट, ये हमारा ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, फंगिसाइड ग्रुप होता है, ठीक है। पूछता तो नहीं है, लेकिन स्परगॉन ने पहली बार ऑर्गेनिक फंगिसाइड यूज किया था, ठीक है। और ये लिख लो, लेकिन कहीं याद पूछा नहीं आज तक मेरे हिसाब से, स्परगॉन साइंटिस्ट का नाम, ठीक। तो थायोयूरॉन में जो हम लोग ने अभी थीरम पर पढ़ा था, ठीक है, टेट्रामेथिल थायोयूरॉन डाइसल्फाइड उसका पूरा नाम है, लेकिन हमको जो याद रखना है थीरम याद रखना है, ठीक है। थीरम जो है वो किस तरीके से यूज होता है, वो जनरली हम लोग सीड प्रोटेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक। सीड प्रोटेक्टेंट मीन सॉइल बॉर्न डिजीज से बचाता है हमें, सीड प्रोटेक्टेंट। सीड बॉर्न डिजीज में हमने ये 3 कैटेगरी बताई थी, डिसइंफेस्टेशन, इन्फेक्शन और सीड प्रोटेक्टेंट। तो जो सॉइल के पैथोजन होते हैं उसके अगेंस्ट एक कवर बना देता है ना, जो कि उसको इफेक्ट ना कर पाए, ये इंटरनली या एक्सटर्नली, ये सॉइल बॉर्न डिजीज के लिए, ठीक है। तो ये, तो सीड प्रोटेक्टेंट तौर पे यूज होता है, तो ये हमें सॉइल बॉर्न डिजीजेस से बचाता है। तो ये एक तरीके से चेक अगेंस्ट सॉइल बॉर्न डिजीज। तो ये हो गया थायोयूरॉन फंगिसाइड। थीरम, सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक फंगिसाइड में सबसे पहले थीरम आ गया हमारा। उसके बाद मेथिल डायोथायोकार्बामेट, तो इसमें जो पॉपुलर एग्जांपल है
नाम से बहुत याद रखना, नाम ही बहुत काफी है। जैसे कि इसमें है फर्बन, और फर्बन लिखने का मतलब इसमें आयरन कंटेनिंग है, Fe, यानी इसके अंदर कौन सा मेटल है, आयरन मेटल है। क्योंकि आगे हमने क्या होता है, मेटल लिखा है ना, तो मेटल ही होंगे, हर कंपाउंड में मेटल होगा। तो फर्बन में मेटल है, ठीक है। इसके बाद जीरम, इसमें कौन मेटल होगा, जिंक, ठीक है। तो यहाँ से याद हो जाएगा कि क्या है, ठीक है। इसके बाद जीनेब, नहीं चल, इसमें दो ही है, मेटल डाई थायोकार्बोनेट में आपका दो ही आता है, फर्बन और जीरम, ठीक है। इसी दोनों से मिलके बनता है हमारा जीनेब, ठीक है। तो वो जो जिस ग्रुप में आता है वो एथिल बिस डायोथायोकार्बोनेट, अगर ये याद होता है तो ठीक, नहीं भी याद होता कोई बात नहीं। इसके बाद अगला जो ग्रुप इसमें आता है वो होता है नाबाम, ये सोडियम कंटेनिंग होता है, Na मीन सोडियम कंटेनिंग। जीनेब, ये हमारा क्या जिंक कंटेनिंग है, जीनेब। उसके बाद है मैनकोजेब, है मैनेब, ये मैंगनीज कंटेनिंग है। और इसके बाद लास्ट है मैनकोजेब। और ज्यादातर लोग मैनकोजेब का नाम सुने, मैनकोजेब बहुत पॉपुलर फंगीसाइड है, जिसमें मैंगनीज और जिंक दोनों पाए जाते हैं। और उसके बाद एक और बच जाता है वापाम, जिसको वापाम कहते हैं, ठीक। ये मेथ, और इसका एक अलग नाम है मेथम सोडियम, मेथम सोडियम। इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये तो समझ में आता है, नाबाम क्या है, एक थायो का कार्बोमेट ग्रुप का एक फंगीसाइड है जिसमें सोडियम का होता है। ये जिंक कंटेनिंग है, ये हमारा मैंगनीज कंटेनिंग है। ये तीनों इसी के, ये सारे इसी के पार्ट हैं। जीनेब और मैनेब से मिलके बनता है हमारा मैनकोजेब, जिसमें दोनों चीज पाया जाता है, मैंगनीज और जिंक कंटेनिंग फंगीसाइड है, ठीक। जो कि हमारा जैसे कि जहां भी जिंक है, ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं इसके जीरम की। तो जीरम जिस किसके लिए यूज होता है, हमारा इस्तेमाल होता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। अर्ली ब्लाइट जो अल्टरनेरिया सोलेनरी से होता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए यूज किया करते हैं हम लोग, पोटैटो। और दूसरा क्या, इनपरफेक्ट फंगस के लिए यूज करते हैं। अब इनपरफेक्ट फंगस का नाम सुनते ही याद आना चाहिए दिमाग में ड्यूटेरियो माइकोटिना, यानी ड्यूटेरियो माइकोटिना में जो लास्ट जितने भी एग्जांपल्स आते हैं, उसके लिए हम जीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम कल की क्लास जो होगी या लास्ट क्लास जो होगी, उसमें हम समराइज करेंगे, ठीक है, कि किसमें कौन कौन सा जीनस आता है, ठीक है। इनपरफेक्ट फंगस ग्रुप जो ड्यूटेरियो माइकोटिना का ग्रुप है, उसके अगेंस्ट भी ये इफेक्टिव होता है। इसी तरीके से हमारे बाकी फंगीसाइड्स हैं, ठीक है। उसमें मैनकोजेब जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ब्लाइट ऑफ जो पोटैटो है, आलू में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैनकोजेब जो है ये ब्लाइट अर्ली हो चाहे आपका लेट हो, ठीक है, दोनों को ये कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और ये किसानों के बीच में बहुत पॉपुलर भी है मैनकोजेब। वापाम से क्या क्वेश्चन आता है, वापाम एक तरीके से तो थायोकार्बोनेट ग्रुप है, लेकिन ये हमारा क्या है, नेमाटोड को भी कंट्रोल करता है, ये हमारे नेमाटोड को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, टोड को भी कंट्रोल करता है। और एक सॉइल फ्यूमिगेंट की तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ये सबसे बड़ी चीज है फ्यूमिगेंट। तो सॉइल फ्यूमिगेंट के तौर पे ये कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो वैपैम इसका नाम है, ठीक है। और इसमें सोडियम का भी प्रेजेंट होता है, मीन्स जैसे इसमें आयरन है, जिंक है, तो इसमें सोडियम प्रेजेंट रहता है। तो ये सारी चीजें थी जो इस कैटेगरी या इस ग्रुप के कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और
थोड़ा सा इसमें एक चीज जो है हर्बिसिडल प्रॉपर्टी भी होती है, ये हर्बिसाइड के तौर पे भी हाँ हाँ हाँ, इधर वाला जो चार है ना, एथिलीन विथ डाइथाइलकार्बोनेट के ग्रुप में है ये इसमें केवल दो ही है, इसमें केवल दो ही है, 1 2, बाकी जितना नीचे वाला है वो थर्ड ग्रुप में ही है, ये इसमें आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ग्रुप थायोकार्बामेट ग्रुप था। इससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट बातें हर्बिसाइड के तौर पे भी यूज कर, जो वैपैम है, वैपैम से क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि ये सॉइल फ्यूमिगेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, नेमाटोड को भी कंट्रोल करता है, थोड़ा सा इसमें हर्बिसिडल प्रॉपर्टी भी है, और एक इसमें सोडियम कंटेन, मतलब मेन मेटल जो होता है सोडियम होता है। ठीक, ये क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक, इसके बाद बात करें अदर ऑर्गेनिक, जैसे ये ऑर्गेनिक फंगिसाइड तो पढ़ लिया, इसके अलावा अदर ऑर्गेनिक फंगिसाइड की बात करते हैं। अदर ऑर्गेनिक फंगिसाइड में बात करें तो इसमें कुछ कुछ ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम तो मैं सारा लिखा देता हूँ, लेकिन जो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट है वो उस पर बस मार्क कर दूंगा। ठीक है, जैसे ग्लाइकोडीन है, ठीक है, डोडीन, क्यूनोन कंपाउंड, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट थायोकार्बामेट ग्रुप था। ठीक है, डिक्लोन, कैप्टेन, ठीक, इसके बाद फोल्पेट, काराथेन, जिसको डीनो कैप के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, और बाकी क्या, पीसीएन भी, ठीक है, जिसको क्विंटा जोन भी कहते हैं, लेकिन पीसीएन भी याद रखना। ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आ, एक है इसमें टिन कंटेनिंग, लास्ट टिन कर देता, टिन कंपाउंड। ठीक है, अदर्स में बहुत सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना है। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट या जो जिससे कभी क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ये कैप्टेन है, एक काराथेम है, एक टीन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। पीएनबी, ये चार से ही मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है इसी से पूछेगा। कहीं इसको हटा के ऑयल लिख लो, कुछ ऑयल्स भी इस्तेमाल होते हैं, तो जैसे ग्लाइकोडीन क्या एक कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल हम लोग स्पेशली एप्पल स्कैब के लिए करते हैं। ठीक है, एप्पल स्कैब डिजीज के लिए हम लोग ग्लाइकोडीन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑयल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीगाटोका बनाना, जो सीगाटोका हम लोग लीव लाइट पढ़ा था ना, अब बनाना, बनाना में एक मोको डिजीज भी करके आता है जो मैंने नहीं लिखाया था, तो मोको डिजीज भी अगर पूछता है तो किससे एसोसिएटेड है, तो बनाना से एसोसिएटेड है, बस इतना याद रखना। ठीक, इसके बाद हमारा कैप्टन है, कैप्टन क्या है, कैप्टन को हम लोग सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और सॉइल जनरली हमारा सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और कुछ लोग इसकी सॉइल ड्रेंचिंग भी करते हैं। तो ये सॉइल बॉर्न से भी बचा रहा है हमारे को, सीड बॉर्न डिजीज से भी बचाता है। ठीक है, डीनो कैप
या काराथेन, इसका नाम बहुत सारे बुकों में देखने को मिलता है। ये पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के लिए होता है। ये ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इसमें फोकस करने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक। और इससे थोड़ा सा क्या है कि ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है। डिनोकैप में दो चीजें, कारा ये माइट्स को भी कंट्रोल करता है, ठीक है, और पाउडरी मिल्ड्यू को भी कंट्रोल करता है। ठीक। पीसीएनबी की बात करें तो ये जो है हमारा नेमाट नेमाटोड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको नेमेटिसाइड्स के ग्रुप में हम लोग रखते हैं जनरली। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। तीन का कंपाउंड में बात करें तो ये टीपीटीए जो है या हमारा टिन, मतलब जहाँ लेड, टिन, टिन क्या एक मेटल है ना, तो टिन कंटेनिंग कंपाउंड से हम जो है ब्लाइट डिजीज जो होती है उसमें भी इसका यूज करते हैं, जैसे पोटैटो ब्लाइट के लिए ही इस्तेमाल होता है ये। ठीक है। तो ये ग्रुप में कैप्टन, काराथेम और पीसीएनबी, ये अगर इतना याद है तो क्लियर है, बाकी चीजें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट थायोकार्बामेट ग्रुप था उसी से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने के, या तो कॉपर से पूछेगा या तो थायोकार्बामेट से। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट ग्रुप है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स में बात करें तो बहुत सारे एंटीबायोटिक जो हैं कि हमारे पैथोजन को कंट्रोल करने में यूज होते हैं। उसमें कुछ है, जैसे एक तो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है। पहला क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद ग्रीसियोफ्लूविन। ब्लास्टिसिडीन। क्रासुकामाइसिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, जिसका हम लोग यूज करते हैं पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन हमने बता ही दिया था, ये बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में यूज होता है। ठीक है। और इससे क्या है, हमारा ग्राम निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों बैक्टीरिया कंट्रोल हो जाते हैं। ठीक है। एक दिन जब कल याद दिलाना मुझे, मैं बता दूंगा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है, या ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या डाला जाता है। ठीक है, तो ये मैं कल बता दूंगा। ठीक है। तो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन जो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, ये हमारा सीड बॉर्न पैथोजन जो होती है उसके लिए होता है। बॉर्न पैथोजन के लिए होता है। और हमारे बैक्टीरियल डिजीज थोड़ा सा कम है, होती हैं। ठीक है, जनरली सीड बॉर्न नहीं होते हैं, तो हम लोग ने ओवरऑल जनरलाइज के वे में हम बोल देते हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज है तो उसमें हम डाल देते हैं। ठीक है। और इसी को क्या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के साथ मिक्स करके कहीं ऑप्शन में एग्रीमाइसिन भी लिखता है, कहीं कहीं बुक में। ये मिक्सचर है। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एग्रीमाइसिन भी क्या है, यूज होता है बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक। इसके बाद बात करते हैं ग्रीसियोफ्लूविन। ग्रीसियोफ्लूविन जो है ये हमारा क्या है, पेनिसिलियम से एक्सट्रैक्ट हुआ है। ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से आइसोलेट हुआ है, पेनिसिलियम से। जीनस पेनिसिलियम है। ठीक है। और ग्लीसियोफ्लूवम जो है इसकी स्पीसीज का नाम है। ठीक है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस पेनिसिलियम स्पीसीज लिख दे रहा हूँ। ये यहाँ से इससे आइसोलेट हुआ है, और ये एक तरीके का सिस्टमिक फंगिसाइड है। ठीक है, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इफेक्टिव है। ठीक। ये सिस्टमिक फंगिसाइड है और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए है। इसमें बस इतनी बातें हमको याद रखनी है। ठीक। अब दूसरा जो है
ब्लास्टिसिडीन एस और कागुसामाइसिन, ये जो है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिटीज से दोनों आते हैं। ठीक है, स्पीसीज से दोनों आते हैं। ठीक है, तो चाहे तो एक का याद रख लेना या याद भी मत रखना। स्ट्रेप्टोमाइ दोनों इसी से आते हैं। इसमें लास्ट में स्पीसीज का नेम जो होता है कासु, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है पूछ दे कि कौन सा एंटीबायोटिक किस फंगस से लिया गया है, तो अगर बहुत डिटेल में पूछना चाहे तो तब के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मल केस में इसका क्या स्ट्रेप्टोमाइसिस है, इसका जिस नेम से पूछ रहा है उसी नेम से इसका स्पीसीज होगा। ये ऑप्शन तुरंत आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है ग्रीसियो क्रोमोजेनस। ठीक है, यहाँ चाहे तो इसको लिख लो या तो छोड़ देना। ये ब्लास्टिसिडीन है चाहे कासुगैमिसिन है, ये दोनों जो है हमारा ब्लास्ट डिजीज, जैसे ब्लास्टी है ना, तो ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी के लिए इम्पोर्टेंट, उसके लिए कंट्रोल करता है। कासुगामाइसिन जो है ये सुडोमोनास स्पीसीज को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ये बैक्टीरिया सुडोमोनास बैक्टीरिया को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये सारी चीजें एंटीबायोटिक्स के से रिलेटेड थी। इसमें जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कोई ज्यादातर मुझे दिखा नहीं कहीं भी। ठीक, तो ये एंटीबायोटिक ग्रुप था। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो है सिस्टमिक फंगिसाइड का। तो सिस्टमिक फंगिसाइड में तो सबसे पहले चीज तो यही पता होना चाहिए कि किसने दिया था। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले दिया था किसने, स्लेरिंग एंड पुलका ने। बहुत तरह सेलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन यही होते हैं। 5-6 साल का पेपर उठा के तुम देखोगे यही समझ में आएगा कि क्वेश्चन बार बार एक ही जगह से पूछता है, एक ही तरीके के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन, अब क्वेश्चन हर्बी पेस्ट मतलब फंगिसाइड्स के किसी नाम से पूछ लेगा। ठीक है, 5-6 डिजीज से एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा। ठीक है, तो जब तुम 5-10 साल के पेपर देखोगे आइडिया लग जाएगा कि नहीं ये हेल्पफुल होगा। तो इसमें बात करते हैं तो जो फंगिसाइड सिस्टमिक फंगिसाइड का किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चन तो बहुत बार दिखा है मुझे। ठीक, इसके बाद इसके अंदर अगर कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी है। ठीक है, उसमें जो पहला कैटेगरी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है ऑक्जेंथिन। ऑक्जेंथिन ग्रुप जो है, उसके बाद क्या है पिरिमिडीन डेरिवेटिव, बेंजिल मिल, थायोबेंडाजोल, टेराजोल और ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ये बस नाम के लिए है। ठीक है, इसमें जो पहला वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1-2 इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड,
तो इसमें बात करते हैं ऑक्जेंथिन ग्रुप में दो हैं। एक क्या है मेरा, कार्बोक्सिन। एक है मेरा ऑक्सी कार्बोक्सिन। और दूसरा है ऑक्सी कार्बोक्सिन। पहले तो सिस्टमिक फंगिसाइड यही है, ठीक। इसको ऑक्सी कार्बोक्सिन को हम, सॉरी, कार्बोक्सिन को हम लोग वीटावैक्स कहते हैं। कितनी बार बातें हो चुकी है, वीटावैक्स स्मट को कंट्रोल करता है। ऑक्सी कार्बोक्सिन को प्लांट वैक्स कहते हैं, ठीक। इसमें इसको कहीं कहीं DCMOV की लिखता है, ठीक है, या उसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिन ग्रुप का जो फंगिसाइड है, ये बेसिकली हमारे बेसिडियोमाइकोसिटीज के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। बेसिडियोमाइकोटिना या माइसिटीज क्लास की बात कर लें, ठीक है। तो इसमें क्या है, रस्ट भी आता है और स्मट भी आता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली बात करते हैं कि जो ज्यादा इफेक्ट इसका हमको स्मट पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो वीटावैक्स जो है वो स्पेशली जो है कंट्रोल तो सभी को करता है, बेसिडियोमाइसिटीज में जितने भी आते हैं, तो इसको हम लोग रस्ट और स्मट ग्रुप भी तो कहते हैं। तो वीटावैक्स जो है रस्ट और स्मट दोनों को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिव इसका रिजल्ट स्मट के लिए आता है, इसलिए हम लोग जनरलाइज वे में बोलते हैं वीटावैक्स जो है स्मट को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। जैसे लूज स्मट ऑफ व्हीट है, ठीक है, या हमारा कोई भी और भी स्मट हुआ, बंट डिजीज हुआ, ठीक है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब ऑक्सी कार्बोक्सिन, ऑक्सी जो प्लांटावैक्स है, इसको हम लोग करते हैं, यूज करते हैं, जैसे ड्यूटेरियोमाइकोटिना जो इनपरफेक्ट फंगस होती है उसके लिए करते हैं। इनपरफेक्ट फंगस, इसलिए मैं हर बार इनपरफेक्ट फंगस लिखता हूँ, ठीक है। इनपरफेक्ट फंगस मीन्स ड्यूटेरियोमाइकोटिना और रस्ट दोनों के लिए ये इफेक्टिव होता है, ठीक। तो पहला सिस्टमिक फंगिसाइड कार्बोक्सिन, ऑक्सी कार्बोक्सिन, बीटावैक्स जो कि स्मट और बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप के लिए यूज होता है। ऑक्सी कार्बोक्सिन का यूज जिसको हम प्लांटावैक्स कहते हैं, ये हमारे ड्यूटेरियो माइकोटिना जैसे इनपरफेक्ट फंगस के ग्रुप में, जैसे कि हमारा अल्टरनेरिया लीफ ब्लॉट है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ठीक है, लीफ स्पॉट ऑफ ग्राउंडनट है, ब्लास्ट ऑफ राइस है, ठीक है, विल्ट ऑफ पिजन पी है, ठीक है, फ्यूजेरियम स्पीसीज है, पनामा डिजीज ऑफ बनाना है, मतलब जो ड्यूटेरियो माइकोटिना में जितने भी आते हैं उसके अगेंस्ट इफेक्टिव है, और साथ ही साथ रस्ट के लिए भी इफेक्टिव है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है ऑक्जेंथीन, ठीक। इसके बाद बात करते हैं पिरिमिडीन डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि याद करना हो, ठीक है। चाहे तो याद कर सकते हो कि पिरिमिडीन डेरिवेटिव जो है हमारे पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए अगेंस्ट यूज करते हैं हम लोग। इसका एक एग्जांपल इथिरी मॉल करके है, ठीक। बेंजीमिडा जोल का बात करें तो बेंजीमिडा जोल जो है, हम बेविस्टीन का बात करते हैं ना, बेविस्टीन बेविस्टीन कौन है, तो बेविस्टीन जो है यही है, एक सिस्टमिक फंगिसाइड है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमिक फंगिसाइड, उसमें कैप्टन भी है, थीरम भी है, बेविस्टीन भी है, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी हमको क्लियर हो गया कि जो कैप्टन है वो क्या है, ऑर्गेनिक फंगिसाइड है, ठीक है। थीरम भी क्या है, थायोकार्बामेट ग्रुप का है, ठीक है। लेकिन बेविस्टीन जो है एक सिस्टमिक फंगिसाइड है। तो ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेविस्टीन से हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा सीड ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है, और सॉइल ट्रीटमेंट में, तो सीड प्रोटेक्टेंट और सीड इन्फेक्शन दोनों से हमको बचाता है, ठीक है। तो इसको सीड प्रोटेक्टेंट के लिए बोल सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ज्यादातर जो फंगल डिजीज होती है उसमें हम बेविस्टीन रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि जैसे हमारा ब्लास्ट डिजीज है, ठीक है, ये जब राइस पड़ते हैं ना तो ब्लास्ट डिजीज डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या है, सेरकोस्पोरा वाले जितने ग्रुप हैं,
स्पोरा वाले जितने ग्रुप हैं, ठीक है। इसके इसके अलावा जो हमारा ब्लैक स्पॉट ऑफ रोज है, इन सब के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। इसके बाद हमारा कोई भी ऐसा नहीं कंपाउंड है जिस जो कि इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, कॉल, एक फोन आ रहा है। हेलो। ठीक। तो ये जो था सिस्टमिक फंगिसाइड में, एक प्लांटावेक्स, बीटावेक्स और बेविस्टिन जो है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी, हाँ, दोनों तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग। ये सीड ट्रीटमेंट ही करेंगे ना इसका। जैसे सीड ट्रीटमेंट में हम लोग ने जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ा था ना, वो पढ़ना है, ऐसा नहीं सॉइल से ड्रेंच कर रहे हैं इसको। सीड ट्रीटमेंट का मतलब कि ये इंटरनल डिजीज को भी बचाएगा और साथ ही साथ जो सॉइल से के अराउंड जो सॉइल बॉर्न पैथोजन है उससे भी प्रोटेक्ट करता है। ये कहने का मतलब है मेरा। हम्म, वो उसी का नाम ही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस कैजुगेनेसिस। नाम ही, जो उसका नाम है वही उसका स्पीसीज का नाम है। इसलिए मैंने बोला ना कि अगर ये क्वेश्चन आ भी जाएगा तो उसके स्पीसीज के नेम से ही आदमी गेस कर लेता है। तो इसलिए बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो सिस्टमिक फंगिसाइड्स में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा जो हमारा टेराजोल है, ठीक है, टेराजोल जो है जनरली सीड बॉर्न जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है या सीडलिंग डिजीज है, इसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। एक मिनट। तो टेराजोल जो है हमारा है, ये सीडलिंग डिजीज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और बाकी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनोफॉस्फोरस है, चाहे चीजें हैं। सिस्टमिक मीन्स जो प्लांट के अंदर जाके फंगस को किल करे। ठीक है। और लोकलाइज डिजीज, हम लोग सिस्टमिक डिजीज बहुत सारी तरह के डिजीज क्लासिफिकेशन पढ़ रखे हैं, तो वो सारी चीजों में नहीं जानना है। बाकी ऑलमोस्ट चीजें हो गई हैं। ऑर्गेनो मर्कुरियल जो लास्ट ग्रुप था, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लास्ट ऑर्गेनो मर्कुरियल ग्रुप ले लिखा था, इसका एक ही एग्जांपल है जो कि सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं। वो क्या है? एग्रो, एग्रोसेन जीएस। जीएस। तो ये सारी कुछ एग्जांपल थे, तो ये हमारे हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन थे। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखना। और इन सब के जो मार्केट के ट्रेड नेम है, ठीक है, सुंडा में भी इसके अच्छे से चार्ट बना हुआ है। ठीक है। तो इन कंपाउंड के अगेंस्ट जो इनका ट्रेड नेम है, वो कुछ कुछ का याद रख लेना, जैसे कि कार्बेंडाजिम, ठीक है, ये बेविस्टिन के नाम से जो आता है हमारा, जिसको हम बेविस्टिन कह रहे हैं। ठीक है। तो कुछ कार ट्रेड नेम में लिखाई देता हूँ। ठीक है। इस तरीके से लियो, इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड और ट्रेड नेम। ठीक। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीटॉक्स के नाम से आता है। ठीक है। ब्लीटॉक्स 50 के नाम से ये मार्केट में आता है हमारा। ठीक। दूसरा क्या है? मर्क्यूरिल वाला तो हमने बता ही दिया कि जो फेनिल मर्क्यूरिक एसिड पीएमए होता है। ठीक है। और इथिलाइल मर्क्यूरिक क्लोराइड, इसमें तीन चीजें होती हैं। ठीक है, इसको यहीं लिख लेते हैं। एग्रोसेन में हमारा क्या है? फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट प्लस एथिल मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। हालांकि कभी पूछेगा नहीं कि इसके अंदर होता क्या है, जनरली ये इसमें पूछ सकता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनोसेन में कौन सा हमारा फंगिसाइड है, किस टाइप का फंगिसाइड है, तो मर्क्यूरी कंटेनिंग फंगिसाइड में ये आता है हमारा। ठीक। इसके बाद हमारा जो अगला है
कार्बेंडाजिम। बाजार में ये बेविस्टिन के नाम से आता है। ठीक है, इसके बाद मैनकोजेब। ये डाइथेम M45 के नाम से आता है। ठीक, इसके अलावा डीनोकैप काराथेन के नाम से आता है। बाकी और सब चीजें हैं, और भी सर ऑप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। ये कम से कम एटलीस्ट इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि क्या किसमें क्या क्या चीजें होती हैं और इन जनरल किसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक ये देख लिया है कि जैसे कि ये हमारा प्लांट जो कार्बोक्सिन ग्रुप है ये बेसिडियोमाइसिटीज के लिए होता है। ऑक्सी कार्बोक्सिन ग्रुप ज्यादातर माइकोटिना के ग्रुप के लिए होता है। ठीक, ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए पेरिमिडीन डेरिवेटिव सबसे बेस्ट पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सल्फर कंटेनिंग है। ठीक, स्टेप्टो बैक्टीरिया के लिए स्टेप्टोमाइसिन याद रख लेना है। ठीक है, और ऑयल सीगाटोका डिजीज के लिए ऑयल अच्छा ही है। कैप्टन क्या है, सीड ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कैराथेन पाउडरी मिल्ड्यू के लिए इस्तेमाल होता है। पीसीएनबी नेमाटोड के लिए होता है, नेमेटिसाइड है। ठीक है, और हमारा मैनकोजेब जो है ब्लाइट डिजीज के लिए होता है। लेट ब्लाइट अर्ली ब्लाइट दोनों इससे कंट्रोल हो जाते हैं। वेपान जो है ये इसमें सोडियम होता है, नेमाटोड को कंट्रोल करता है। सॉइल फ्यूमिगेंट है, हर्बिसाइड के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी चीजें सबके बारे में हम लोग ने जान लिया है। ठीक है, ये मिक्सचर पूछता है, कभी कभी साइंटिस्ट का नाम पूछ लेगा किस डिजीज के लिए होता है, तो बॉडी एक्स मिक्सचर डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज के लिए चेस्टनट इस्तेमाल होता है। चौबतिया पेस्ट एप्पल के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। ब्लैक स्टेम डिजीज के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूनिवर्सल फंगिसाइड है। ठीक है, सल्फर के लिए हमने बता ही दिया। तो ये सारी चीजें जो है आज जो हम लोगों ने कर लिया। तो अब जो पहले हम लोग ने डिजीज पढ़ रखा था और आज हम लोगों ने पेस्टिसाइड और डिजीज कंट्रोल मेथड के बारे में पढ़ लिया, तो चीजें अब रिलेट हो गई। ठीक है, अब बाकी कल जो हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समराइज करते हुए सारी चीजों को कवर कर लेंगे। तो ये प्लांट पैथोलॉजी में मेरे हिसाब से इतना चीजें इंपॉर्टेंट है। आप डिजीज और उसके पैथोजन का बस नाम याद रख लो, उसी में मेहनत है। एक दो बार लिख लोगे याद हो जाएगा। ठीक, और कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक।